स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, इस वक्त जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो फिज़िक्स का क्लास है वो कराया जा रहा है। तो जो चैप्टर नंबर 2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इससे संबंधित आपको 4 लेक्चर जो है हम करा चुके हैं, ये 5वां लेक्चर कराया जा रहा है। मैं जानता हूं कि चैप्टर नंबर जो 2 यहाँ पे मैं लिखा हूं, ठीक है, जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 लिखा गया है, दरअसल एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 1 दिया गया है, लेकिन मैंने 2 यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 करके मैं कराया था वो आपका विद्युत था, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके 10 लेक्चर कराए गए थे। अगर आप उन 10 लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं तो जो विद्युत से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप उसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग लाइट जो है उसे कवर करेंगे और कुछ फार्मूले वगैरह जो है आपको इम्पॉर्टेंटली नोट कराया जाएगा। आप उसे नोट करिए और जितना मैं लेक्चर करा रहा हूँ आप उसे अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें आप ये देख पाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है? अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। इसके उपयोग क्या है? निम्नलिखित। एक देखिए, मैं 4 पॉइंट लिखा हूं। अगर आपसे अवतल दर्पण का उपयोग पूछेगा तो 4 पॉइंट आप लिखेंगे, उतना बहुत है, ठीक है। कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा ओरली बता दूंगा जिसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला कह रहा है बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी यानी कि शेविंग वगैरह, बाल कटाने में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो लेडीज होते हैं मेकअप वगैरह करने के लिए, या घर पे आपके जो मिरर लगे होते हैं यानी कि दर्पण, वो भी कौन से होते हैं? अवतल दर्पण ही होते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपको दिया गया है वो है छोटे अवतल दर्पण द्वारक द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके जो दांत, आंख, दांत और नाक को चेक करने के लिए तथा गले आदि का निरीक्षण करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं आंखों को चेक करने के लिए, दांत को चेक करने के लिए, ठीक है, नाक को, गले को, इन सब को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। तीसरा आप कह सकते हैं सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सौर भट्टियों में इसका उपयोग करते हैं ताकि प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके किसी एक जगह क्या किया जा सके? केंद्रित, मतलब अवसरित किया जा सके, ठीक है। चौथा कह रहा है अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के साइडों में किया जाता है। जैसे टेबल लैंप होता है तो उसके आगे का जो रहता है वो कर्व नुमा जो दिखता है ना, कर्व की तरह, वो कैसा होता है? बिल्कुल अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रकाश की किरणों को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके। इसके अलावा जो हेडलाइट होती है कार की, उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको बातें समझ में आई है। ये अवतल दर्पण का उपयोग हो गया, ये थियरी यहां तक कराई गई। अब हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले लेक्चर में। पहला जो लेक्चर है वो आपसे क्या कह रहा है? लेक्चर मतलब जो टॉपिक आज का पहला है जो इससे रिलेटेड मैं करा रहा हूं, ठीक है, वो आपका क्या है? देखिए यहां पर गोलीय दर्पण का सूत्र। मैंने कहा था ना आज की क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण का क्या पढ़ेंगे? सूत्र पढ़ेंगे। तो देखिए गोलीय दर्पण का सूत्र होता क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन वगैरह आपके एग्जाम में आता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ये फार्मूला प्रूफ करना है, आपको ये फार्मूला एज इट इज याद करना है और बस सिंपली इसका अप्लाई करना है जब आपको सवाल दिया जाएगा। इसके अलावा जब इससे पहले यानी कि एनसीईआरटी लागू होने से पहले जो चलता था सिलेबस आपका हाई स्कूल का, उसमें हमें दर्पण का जो सूत्र रहता था उसे डिराइव करना रहता था, यानी कि उत्पन्न प्रूफ करना रहता था, ठीक है, इसको प्रूफ करना पड़ता था। लेकिन अब के समय में आपको सिर्फ इसका क्या पढ़ना है? सूत्र पढ़ना है।
तो कहता है कि गोली दर्पण यानी कि अवतल हो या उत्तल। एक बात याद रखिएगा, जहां भी लिखा होगा गोली दर्पण यानी ये दोनों तरह के दर्पण की बात कर रहा है, चाहे वो गोली दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। तो कह रहा है गोली दर्पण के वस्तु ना जी, गोली दर्पण के वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस की दूरी के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का सूत्र कहते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां f क्या होता है फोकस दूरी, v क्या होता है वस्तु की दूरी, u क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी। जैसे मैं अगर आपको एक फिगर जो 6 स्थितियां पढ़ाया था उसमें देखिए आप प्रतिबिंब बन रहा था, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे फिगर बना के दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए दर्पण है गोली दर्पण जो कि क्या है अवतल दर्पण। ठीक है, ये क्या होता था ध्रुव, यहाँ पे क्या होता था फोकस, ये हमारा क्या होता था वक्रता केंद्र, और डॉट 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 यहाँ पे हमारा जो है वो क्या हो जाता था वस्तु। यहाँ पर हम लोग क्या रखते थे, मान लीजिए वस्तु, अगर मैं वस्तु को यहाँ पे रखता था, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाता था फोकस से, और दूसरा अगर मैं कहूं फोकस से होकर जाएगा तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। वैसे भी ये स्थिति में पढ़ाया हूं कि जब कोई वस्तु अनंत, ये अनंत होता है हमारा, डॉट डॉट क्या होता है अनंत होता है। ठीक है, कि जब कोई वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में बनता है। वास्तविक तथा उल्टा होता है, ये उल्टा है, मुंडी नीचे यानी कि उल्टा है। इससे पहले के लेक्चर में यानी कि जो लेक्चर नंबर 4 कराया गया है, मैं 6 स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, इसको मैं क्यों कराया हूं ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए कह रहा है फोकस दूरी, तो आप जानते हैं मैं मार्कर का जो है कलर चेंज कर ले रहा हूं। देखिए फोकस दूरी ये आपका हो जाएगा, ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या होती है फोकस दूरी। सभी दूरी जो है वो ध्रुव से ही नापी जाएगी। कहां से नापी जाएगी, ध्रुव से। और इसी ध्रुव से ये क्या बना था प्रतिबिंब ना, यहाँ पे क्या है प्रतिबिंब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। किससे दिखाया जाता है, u से। ठीक है, u क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और v क्या है, v को हम लोग क्या लिख लेते हैं वस्तु की दूरी। ठीक है, वेट अ मिनट, यहां पे देख लीजिए जो ये टाइप करने में प्रॉब्लम हुई है वो क्या प्रॉब्लम हुई है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो टाइप करने में प्रॉब्लम हुआ है ये उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, जो वस्तु की दूरी होती है वो u होती है, क्या होती है u, और प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं v से। ठीक है, तो v क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी मैं बना दे रहा हूं इरेज करके। ठीक है, ओहो वेट अ मिनट, फिगर ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा होता है जो वस्तु की दूरी दी गई है उसे मैं किससे दिखा दूं, u से, और प्रतिबिंब की दूरी किससे दिखा दूं v से। ठीक है, वस्तु की दूरी को u से दिखाया जाएगा जबकि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो किससे दिखाया जाएगा v से। ना हो तो मैं यहाँ पे कट करके यहाँ पे लिख दूं साफ साफ, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ था जिसे मैंने करेक्ट कर दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो देखिए कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो मैंने बताया था ना दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो गया अवतल दर्पण, ये क्या हो गया मुख्य अक्ष, P क्या होता है ध्रुव, F क्या होता है फोकस, और C क्या होता है वक्रता केंद्र। तो ये ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है, जो त्रिज्या होती है उसे क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या। किससे दिखाते हैं F से। और ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या होती है फोकस दूरी। तो सिंपली जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है वो क्या होता है वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। ठीक है, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, या अगर मैं लिखूं फोकस दूरी, अगर मैं फोकस दूरी को रोक लूं तो फोकस दूरी बराबर क्या होगा वक्रता
वक्रता त्रिज्या बटे क्या 2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा यानी कि हाफ जो होता है 1/2, ठीक है 1/2 यानी कि हाफ जो होता है आधा, वक्रता त्रिज्या का आधा ही क्या होता है फोकस दूरी होता है। यह किसके किसके बीच में संबंध होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध में। इसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये सब एग्जाम में देता नहीं है, ठीक है। तो फोकस दूरी को दिखाते हैं F से, वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं R से, और ये बटे 2। ये आपका सूत्र हो गया किसका, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का, ठीक है। या मैं इसे लिख सकता हूं जैसे ये फार्मूले में दिया गया है, तो मैं लिखूंगा R बराबर 2F। याद रखिएगा कभी कभी ऑप्शन में R बराबर 2F देता है, जब आपसे पूछता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो यह वाला रूप ना देकर यह रूप दे देता है, ठीक है। चलिए इससे संबंधित एक सवाल हल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, एक गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, फोकस दूरी किससे दिखाते हैं F से, कितना है 10 मीटर। ये बात याद रखिए, गोलीय दर्पण हमारा दोनों होता है, या अवतल होता है या उत्तल, ठीक है, दोनों की बात की जाती है। तो हमें इसमें बताया नहीं किस मतलब गोलीय दर्पण कौन सा लिया गया है, अवतल या उत्तल, तो मैं सीधा गोलीय दर्पण जो फोकस दूरी या बराबर 10 मीटर रख दिया हूं। और फिर उसके बाद दिया है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या किससे दिखाते हैं यहाँ पर R से, तो R आपसे पूछा गया है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट लिखवाया R बराबर क्या 2F, R बराबर क्या 2F, ठीक। तो R बराबर 2 हो गया, F का मान हमारा यहाँ कितना है 10, तो जो R का मान आएगा वो कितना होगा 20 मीटर, ठीक है। इस तरीके का जो सवाल है ये आपका 2 नंबर का देता है, कितने नंबर का 2 नंबर का सवाल ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। आई होप बातें आपको समझ में आई हो। चलते हैं अगले फार्मूले पर जो आपको पढ़ना है। आज तो सिर्फ फार्मूला ही करा दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, बट फार्मूला तो कंपलसरी ही करा ही की छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए रेखीय आवर्धन या आवर्धन, तो जो अवतल दर्पण है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, रेखीय आवर्धन या सिर्फ आवर्धन की, ठीक है। चाहे आप गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की बात होती है। तो जो गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब ना जी, क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन या क्या कहते हैं आवर्धन। जैसे मुख्य फोकस को सिर्फ फोकस कहा जाता है, वैसे रेखीय आवर्धन को क्या कहते हैं आवर्धन। ये बताता है जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की ऊंचाई से छोटा है या बड़ा है, ठीक है, उससे छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। इसे किससे दिखाया जाता है, M से। तो देखिए इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन को किससे दिखाया जाएगा, M से। प्रतिबिंब की ऊंचाई, मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है h2 और वस्तु की ऊंचाई क्या है h1, क्योंकि पहले वस्तु रखा जाता था तब उसका प्रतिबिंब बनता है। तो M बराबर क्या होगा h2/h1, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि h2 आप किस में नापेंगे, जैसे m बराबर h2 आप किस में नापेंगे, अगर कोई दिया होगा हाइट सेंटीमीटर या मीटर में होगा और जो उसका इमेज बनेगा वो भी सेंटीमीटर या मीटर में, तो ये यहाँ पे कट जाता है, तो सिर्फ क्या मिलता है नंबर। मैं आपको दिखा भी दूंगा, अभी सवाल हल कराऊंगा उसमें देखेंगे आवर्धन दिया रहेगा तो कहेगा 2 गुना 3 गुना
वहां पे कोई मात्रक उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि रेखीय आवर्धन दोनों का जो मात्रक है यानी जिसमें नापा जाता है, दोनों का मापन यानी कि मात्रक एक समान होने के कारण उनका अनुपात क्या हो जाता है, मात्रकहीन हो जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात ये मात्रक विहीन होता है। तो एक सूत्र आपको यह याद रखना है, इसे मैं एक लिख दे रहा हूं। ऊपर जो सूत्र लिखा है उसे याद रखिएगा। अगले पे चलते हैं। कह रहा है प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को भी क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। एक यह तरीका है आवर्धन का याद करने के लिए, इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिए, आपको यही सब लिखना भी है। आवर्धन या रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, बटे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। अभी मैंने आपको लिखवाया प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं, वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, और इसे किससे दिखाते हैं, m से। तो m बराबर, एक बात याद रखिएगा, यहां पर माइनस साइन होता है, माइनस v बटा u, यह सूत्र एक ये हो जाएगा। तो इसे समीकरण क्या लिख लेते हैं, मान लीजिए 2। यह दो आपके जो है सूत्र हो गया समीकरण। अगर मैं मान लूं तो समीकरण 1 और 2 से मैं एक बात लिख सकता हूं, वो क्या है, समीकरण समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिख सकता हूं। अगर मैं समीकरण 1 और 2 से लिखना चाहूं तो आप देखिए, पहले वाले में था m बराबर h1 और दूसरा वाला समीकरण था m बराबर माइनस v बटा u ना जी। तो दोनों का लेफ्ट हैंड क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड भी क्या होगा, बराबर। अगर बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी क्या होगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं h2 बटे h1 बराबर माइनस v बटा u। एक इंपॉर्टेंट ये आपका होगा फार्मूला, ठीक है। आपको इन सभी फार्मूलों को जो मैं कराया हूं, कौन सा कराया मैं आपको रिवाइज करा दूं। देखिए, एक तो ये फार्मूला हो गया दर्पण का सूत्र 1/f=1/v + 1/u। देखिए 1/1/v/u, एक ये सूत्र याद करना है, एक आपका ये याद करना है। दूसरा जो सूत्र है मैं आपको दिखा दूं, f बराबर r/2, एक सूत्र ये याद करना है, या r बराबर 2f। उसके बाद जो अभी का आवर्धन का मैं सूत्र लिखवाया हूं वो आप 2 याद रख लीजिए। तो इस तरह आपसे 5 सूत्र याद करना है अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए m बराबर h2/h1, और या तो मैं सीधा लास्ट वाला जो इक्वेशन था ये 3 सूत्र आप जरूर से देख रहे हैं। ये आवर्धन के लिए ये सूत्र इतना, और बाकी दर्पण का सूत्र और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, इतने सूत्र आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो इतने सूत्र आप याद रखिए। अगला लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे इन्हीं सूत्र से संबंधित, और याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के या 6 नंबर के आएंगे, जो अब आपको कराया जाएगा, ठीक है। पक्का आता ही आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।